हाय गाइस, आज ऑनलाइन क्लास में पुनः मैं उपस्थित हूँ। आप लोगों के लिए लॉकडाउन की स्थिति अभी भी है। अधिक से अधिक विद्यार्थी, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे मैसेज कि ऑनलाइन फ्री क्लास आपके लिए है, गरीब बच्चों के लिए है, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए है और वो इसे अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल कहें मौलिक कहें एक ही चीज़ है। मूल अधिकार भी लिख सकते हैं, मौलिक अधिकार भी लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, और इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूल अधिकार है क्या। तो ये मूल अधिकार हमारे संविधान द्वारा हमें दिया गया है। तो वैसे अधिकार जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त किया गया है, उन अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। ये मूल अधिकार हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करता है और ये अधिकार वे अधिकार हैं जिनके द्वारा हम योग्यता अनुसार अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मूल अधिकार हमें जीने की राह सिखाता है। तो ये दोस्तों अभी हमने बताया कि मूल अधिकार है क्या। अब आगे आप लोग देखेंगे कि मूल अधिकार के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में जॉन को जबरदस्ती जनता ने बाध्य कर दिया मैग्ना कार्टा पे सिग्नेचर करने के लिए। तो यहाँ से शुरुआत होता है मूल अधिकार का इतिहास। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के जॉन को वहाँ की जनता ने मैग्ना कार्टा पर अधिकार करने के लिए बाध्य कर दिया, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से संबंधित था ब्रिटेन में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में भी इसका प्रयोग देखा गया और वहाँ पे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कहीं ना कहीं ये भी देखिए दोस्तों कि समानता है, स्वतंत्रता है, ये सब हमारे यहाँ भी मौलिक अधिकार में समाहित है। तो 1789 ईस्वी में भी प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया कि मूल अधिकार कहीं ना कहीं वहाँ भी दिखा। इसके अलावा हम देखेंगे कि सबसे पहले मूल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। वहाँ पर जब संयुक्त राज्य अमेरिका में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तत्पश्चात वहाँ संविधान लागू हुआ और वहाँ पे मूल अधिकार की घोषणा की गई। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों कि अमेरिका में जो मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान में है, तो अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान भी मूल अधिकार को ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में मूल अधिकार किस देश के संविधान से समाहित किया गया, या मूल अधिकार में भारत किसका ऋणी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ऋणी है भारत मूल अधिकार में। तो भारत को मूल अधिकार कहाँ से मिला, कहाँ से समाहित किया गया भारतीय संविधान में? तो संयुक्त राज्य
अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में मूल अधिकार को समाहित किया गया। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा जॉन के टाइम में आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा दिया गया, कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने को मिला हमें मूल अधिकार के बारे में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे भारत के मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार प्रारंभ में संविधान में 7 मूल अधिकार थे। भारत में प्रारंभ में संविधान में कितने मूल अधिकार? मौलिक रूप से या प्रारंभ में कहें, संविधान में प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। कहाँ? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7। बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की संख्या 6 कर दी गई। की संख्या 1978 में 6 कर दी गई। तो कब की गई 6, ये भी आता है कि 6 कब हो गई। शुरू में 7 मूल अधिकार थे। 44वां संविधान किस संशोधन द्वारा किया गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार की संख्या 6 कर दी गई। अब ये जानना है दोस्तों कि कौन से मूल अधिकार यहाँ से निरस्त किया गया, जिसके द्वारा मूल अधिकार की संख्या 6 रह गई। तो ये निरस्त जो हुआ है मूल अधिकार, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों, ये संपत्ति का अधिकार जो है वो अधिकार 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा के अनुच्छेद 300 के का में जोड़ दिया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 300 के क या ए भी कह सकते हैं, ठीक है। 300 के क में जोड़ दिया गया और संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया। ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ रखा गया उसको, तो अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है और इसको कैसा अधिकार माना गया है, ना कि मूल अधिकार, बल्कि इसको क्या माना गया है, कानूनी अधिकार माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में और उसे 300 के काम में जोड़ के कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये तो मतलब 6 मूल अधिकार हो गए। हालांकि बाद में हम देखेंगे तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार जो है इसमें जोड़ दिया गया। बाद में शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार की सूची में जुड़ा, जो कि इसमें इस रूप में इसे दिखाया गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा पाना जरूरी है। तो ये जोड़ दिया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, है ना, 2002 में ये अधिकार आया, शिक्षा का अधिकार, जो कि मूल अधिकार के दायरे में इसको लाया गया।
तो ये आप देख लिए कि कौन हटाया गया और कौन जुड़ा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, बारी बारी से अगर देखा जाए तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3, संविधान के भाग 3 या अध्याय 3 कहिए, है ना, संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में जो टॉपिक है वो मूल अधिकार का, जो विषय है वो मूल अधिकार का विषय को समाहित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाग 3 में किसका वर्णन है, मूल अधिकार का। या फिर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। और मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 12 से 35 तक। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लिए अभी हम। आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट के द्वारा कि आप 14 से आइए तो 14 से 18 अनुच्छेद जो है ये, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको भी पढ़ते चलेंगे हम लोग। 14 से 18 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहिए या समता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार है दोस्तों। यहाँ पे 14 से 18 तक में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देता है ये क्वेश्चन कि समानता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन है। जिसमें अगर बारी बारी से देखेंगे एक एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी जान लेना चाहिए, अच्छा रहेगा, एक कंसेप्ट के द्वारा जानना बढ़िया है। तो 14 की बात अगर हम करें, अनुच्छेद 14, तो 14 में है कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानूनी समानता, कि कानून के समक्ष हम लोग सभी समान हैं। ये नहीं कि कोई अमीर है कोई गरीब है तो एक ही अपराध के लिए अमीर को कम सजा और गरीब को ज़्यादा सजा, या फिर उसका अपोजिट कर दे कि गरीब को कम और अमीर को ज़्यादा सजा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे संविधान में ये वर्णन किया गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत कि अनुच्छेद 14 में कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग 15 है सामाजिक समानता, 15 है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात करें दोस्तों तो लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव हमारे समाज में नहीं किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 में है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, आप नोट भी करते चले तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट के द्वारा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं 16 अवसर की समानता। 16 है दोस्तों अवसर की समानता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे अवसर भी समान मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। लोक सेवाओं के लिए, लोक सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार जो है समान रूप से है, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, तो समान रूप से लोक सेवा में, लोक सेवाओं में हमें अधिकार प्राप्त है। इस आधार पे कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लोग 17 है अस्पृश्यता का अंत, या इसी को कहेंगे दोस्तों छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। तो इसका भी दोस्तों इस अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 14 से 18 में से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आते रहता है, इसीलिए डिटेल से हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत ये वर्णन है अनुच्छेद 17 में, जिसके तहत ये दिया गया है कि एक बना है अस्पृश्यता अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता अधिनियम जो बना है 1955 में जो आया है,
उसमें ये साफ कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर छुआछूत का भेदभाव रखता है मन में, किसी के साथ करता है, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि 500 रुपये का जुर्माना और 6 माह की सजा, कैद की सजा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 500 रुपये का जुर्माना और 500 रुपये का जुर्माना और 6 माह की सजा, 6 माह की सजा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, आपको एक कंसेप्ट के द्वारा बताया गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे 18 उपाधियों का अंत। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों उपाधियों का अंत। 18 में देखिएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पहले संपत्ति के अधिकार पर या अन्य अधिकार पर उपाधि दे दिया जाता था, लेकिन इस अनुच्छेद के द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया और सिर्फ उपाधि मिलेगा 2 अपवाद है, एक्सेप्शनल है वही क्षेत्र में, वो है सेना और शिक्षा में ही उपाधि मिलेगा, बाकी क्षेत्रों में उपाधि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रों में उपाधि नहीं दिया जाएगा, और क्षेत्रों में उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ सेना और शिक्षा में ही उपाधि मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो 14 से 18 तक आप देख लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि अब देखते हैं 19 से लेके 22 तक है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्वतंत्रता का अधिकार भी। आप 19 में देखिएगा तो विचार और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का वर्णन है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, हम लोगों को भी मिली हुई है ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 19 के, क कहिए या आ कहिए या ए कहिए, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 19 के ए कहिए या क कहिए, आ कहिए, एक ही बात है कि 19 का फर्स्ट कहिए, ये भी कह सकते हैं 19 का फर्स्ट, 19 का वन, 19 का एक। तो 19 के का में वर्णन है प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार से अक्सर ये क्वेश्चन दिया जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर मूल अधिकार को हम पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग 20 की बात करें, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में है कि गिरफ्तारी से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी से या सिर्फ दोष सिद्धि भी लिखिएगा तो भी चलेगा, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि गिरफ्तारी से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, तो उसके लिए दोष सिद्धि के लिए भी समय है कि बिना दोषी, कोई दोष बिना अपराध के सजा नहीं दिया जा सकता है। और ये भी है वर्णन कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी मिलेगा, तो अनुच्छेद 20 में ही ऐसा वर्णित है कि एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा दिया जाएगा। आगे दोस्तों 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। 21 को छोड़ के मूल अधिकार जब पढ़ते हैं तो आगे 21 को छोड़ के भी ना बढ़ सकते हैं हम लोग। तो 21 जो है, चूंकि हमारे प्राणों की जो स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारे शरीर की स्वतंत्रता, हमारे बॉडी की स्वतंत्रता, कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो प्राण है, वो कोई ले नहीं सकता है, वो कोई हर नहीं सकता है। अगर ऐसा होता है तो कानूनी कार्रवाई उस पर होगा। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता।
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग 22 अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 22 कहेंगे हम लोग तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है ना, गिरफ्तारी से संरक्षण या बंदी से संरक्षण क्या है। अब आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 23 से 24 आएंगे। अब हम लोग अनुच्छेद 23 से 24 में पढ़ेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे भी क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 23 की बात अगर हम करें या कहें 23 और 24, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें सीधे दिया गया कि कोई व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी संस्था शोषण नहीं कर सकता है। तो 23 और 24, तो 23 में है कि कोई भी व्यक्ति या हम कह देंगे कि मानव का दुर्व्यापार है ना, क्रय विक्रय नहीं हो सकता है, मानव का क्रय विक्रय कोई नहीं कर सकता है। और बलात्श्रम का निषेध, बलात्श्रम का निषेध कि बालक श्रम नहीं कर सकते हैं, ये इसमें सीधा वर्णन है। बलात्श्रम, बलात्श्रम का निषेध, और ये दिया हुआ है दोस्तों इसमें, इसके साथ ही कि मानव के क्रय विक्रय पर रोक, मानव के या दुर्व्यापार भी कहिए, क्रय विक्रय व्यापार ही हो गया, तो मानव के दुर्व्यापार पर रोक या क्रय विक्रय पर रोक, ये सीधे दिया हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, एक कंसेप्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं। अब 24 की बात करें हम तो 14 वर्ष से कम आयु के लोग कल कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो समझिए कि उनका शोषण हो रहा है। तो कल कारखाने में काम करने पर निषेध है, 14 वर्ष से कम उम्र के लोग, कल कारखाने हो, होटल हो, दुकान हो, ठीक है, उद्योग हो, कल कारखाने में 14 वर्ष से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते। ये सीधा वर्णन है दोस्तों, ये लिखा हुआ उसमें है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23, 24 सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे तो हम बता ही चुके हैं कि पूरा मूल अधिकार जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम लोग, और आगे ये देखेंगे देखिए दोस्तों 25 से 28 तक का वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का, है ना। 25 में दिया गया है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता का वर्णन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर उसी तरह से 26 देखिए आप, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध का वर्णन है इसमें। 27 देखा जाए दोस्तों तो 27 में ये वर्णित है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए कर से संबंधित बात है तो उसमें कर में छूट है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है धार्मिक कार्यों से कर के लिए, ठीक है। उसी तरह से 28 में देखें दोस्तों, फिर आप देखिएगा तो 29 और 30 ये सब के बारे में जानिएगा। तो 29 और 30 के बारे में अगर जानते हैं हम, समझते हैं हम, तो यहाँ पे 29 और 30 को कहा जाता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। काफी महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें,
अनुच्छेद 31 की बात अगर हम करें तो अनुच्छेद 31 को भी निरस्त किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 31 जो है उसमें संपत्ति का अधिकार का वर्णन था। तो अनुच्छेद 31 को जो संपत्ति का अधिकार का वर्णन था वो निरस्त कर दिया गया और इसे 300 के काम में जोड़ दिया गया, जो कि पहले भी बता चुके हैं। तो अनुच्छेद 31 में क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया गया वहां से। ठीक है, अब 32 है दोस्तों। 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 32 अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की हृदय और आत्मा कहे हैं, है ना। अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा, हृदय और आत्मा कौन कहे हैं, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या कहे हैं, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहे हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहे हैं। तो अगर अनुच्छेद 32 की बात करें हम दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में ये दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का जब हनन होता है तब व्यक्ति उस स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, है ना। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के आदेश और रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कितना प्रकार के आदेश और रिट जारी कर सकता है दोस्तों, 5 प्रकार के आदेश और रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। इसी तरह से 226 के तहत अगर किसी तरह का हनन होता है मूल अधिकार का, तो 226 के तहत व्यक्ति जा सकता है हाई कोर्ट में, है ना, या कहें उच्च न्यायालय में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, उच्चतम न्यायालय अर्थात किस अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत, और उच्च न्यायालय में किसके तहत जा सकता है, तो 226 के तहत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 32 और 226 और 5 प्रकार के रिट दायर किया जा सकता है। दोनों स्थिति में 5 प्रकार के रिट दायर किया जा सकता है। जैसे आप देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के रिट। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। रिट अर्थात इसको लेख कहे हिंदी में दोस्तों, जारी कर सकता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा है परमादेश, तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध, चौथा है दोस्तों उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पांचवा है अधिकार परीक्षा, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश दूसरा, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। तो ये रिट सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तब। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय ये आदेश देता है, न्यायालय ये कहता है कि संबंधित व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए ताकि
सही कारणों का पता चले कि उसे क्यों बंदी बनाया गया है। अगर दोष सिद्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसे छोड़ दिया जाएगा। यह है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात ये कोर्ट का आदेश होता है, न्यायालय का आदेश होता है कि कोई भी व्यक्ति किस ये सरकारी पदाधिकारियों के लिए भी होता है ये दोस्तों कि सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, तो ये परमादेश होता है। फिर प्रतिषेध है दोस्तों। प्रतिषेध है कि निम्न न्यायालय जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कार्य करे, अधिकार क्षेत्र के बाहर के कार्य नहीं करे। तो एक तरह से ये उच्च न्यायालय का अपने से अधीनस्थ न्यायालय का जो होता है वो आदेश देते हैं। चौथा है दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण जो है वो भी अपने जो उच्च न्यायालय होता है अपने से अधीनस्थ न्यायालय को ये कहता है कि जो लंबित मामले हैं उसकी मांग करता है कि उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ है। फिर अधिकार परीक्षा है दोस्तों कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी किस बिना पर पद पे बने हुआ है, पद पे बना है तो किस आधार पर बना हुआ है, उसकी बहाली कहीं अवैध तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसकी सेवा को रद्द की जा सकती है। ये है अधिकार परीक्षा दोस्तों। जानकारी के लिए आगे बता दें हम कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। उच्च न्यायालय भी रक्षा के काम करता है। तो ये क्वेश्चन भी आते रहता है दोस्तों। मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकालीन स्थिति में भी नहीं होता है। सिर्फ दो ही मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार का निलंबन होता है, लेकिन दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन आपातकालीन स्थिति में भी नहीं होता है। वो है अनुच्छेद 20 और 21। चूंकि मेरा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है तो उस समय भी किसी को लेने का अधिकार नहीं है। तो आपातकालीन स्थिति में भी मौलिक अधिकार का निलंबन होगा, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं, दो मूल अधिकार ऐसे हैं जिसका निलंबन आपातकालीन स्थिति में भी नहीं होगा। वो है अनुच्छेद 20 और 21। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जाते जाते मैं फिर एक बार कहूँगा आप लोगों के लिए कि ये ऑनलाइन फ्री क्लास है, गरीब बच्चों की मदद के लिए है, उनके पास पहुँचे और वो इससे लाभान्वित हो, इसके लिए सभी का ये अधिकार भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि सभी लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और अंत में मैं यही कहूँगा, लॉकडाउन की स्थिति है, दिनों दिन देखते हैं हम कि कोरोना का कहर जो है बढ़ते जा रहा है। और ऐसे स्थिति में पूरा विश्व परेशान है। कोई सटीक दवा भी नहीं है इसके लिए। तो इसका एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, घर में रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अधिक से अधिक अगर आपके पास संभव है दोस्तों तो आप अधिक से अधिक लोगों तक, गरीबों तक आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए। आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। और डोनेट अगर करना आपके लिए संभव है तो आप डोनेट करें, इसी कामना के साथ
आज मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।